ये काफी साल पहले की सच्ची कहानी है। एक छोटे से गांव दुर्गापुर में गरीब किसान सोहन लाल रहता था। वह गांव के जाने माने जमींदार धीरेन्द्र सिंह के खेत में काम करता था। सोहन लाल का एक बेटा भी था जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज था, लेकिन पैसों के कारण उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा और अब से वो भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर देता है। पिताजी, आप कुछ भी कहो, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि ऐसे दूसरों के खेत में मजदूरी करे। मैं पढ़ा लिखा हूं, कोई ना कोई बिजनेस तो कर ही लूंगा। देखो बेटा, किसी भी इंसान का दिल नहीं करता कि वो मजदूरी करे, लेकिन उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो बेचारा मजबूरन उस काम को करता है। अगर हमारी ऐसी हालात नहीं आती तो क्या मैं तुम्हारा पढ़ाई ऐसे बीच में छोड़वाता? मेरा सपना था कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनो ताकि इस भोले भाले गांव वालों की मदद कर सको, लेकिन शायद वो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। इतना कहकर दोनों लोग खेत की जुताई करने लगते हैं। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो काबिल इंसान को भी अपने आगे झुकाकर रख देती है, लेकिन सूरज एक ऐसा लड़का था जो अपनी गरीबी को मिटाना चाहता था, लेकिन बेचारा अपनी हालात के आगे मजबूर था। समय बीत जाती है और दुर्भाग्य देखो, सोहन लाल की मृत्यु हो जाती है। सूरज पहले ही गरीबी से लड़ रहा था, लेकिन अब उस पर एक और नया संकट आ चुका था। वाह भगवान वाह, क्या आपकी लीला है। एक मुसीबत हटी नहीं कि दूसरा मुसीबत सर पर लाद दी। पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं अकेला क्या करूंगा पिताजी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और अब सूरज के पास कोई पैसा और कोई राशन नहीं बचा था। उसकी मजबूरी थी कि पेट पालने के लिए खेतों में काम करना, लेकिन सूरज तेज था। वह कुछ नया करने का सोचता है। अब घर में मैं कुछ भी खाने को नहीं बचा है। अगर पिताजी के कहे अनुसार खेती किया तो कभी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि बचपन से पिताजी खेती ही किए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एक घर भी नहीं बनाया। आखिर मैं क्या बिजनेस करूं जिसमें लोग इंटरेस्ट हो और धंधा अच्छा चले? क्यों ना पिताजी का सपना पूरा किया जाए, क्योंकि उनका सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने गांव वालों की मदद करूं। लेकिन पैसे न होने के कारण पढ़ाई पूरी नहीं हुई, लेकिन लोगों की मदद तो कर ही सकता हूं, क्योंकि इस गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है। अगर मैं बुद्धि की दुकान खोल दूं और अक्ल की सौदा करूं तो कैसा रहेगा? सूरज एक बुद्धि की दुकान खोलने का फैसला करता है, क्योंकि वह काफी तेज और बुद्धिमान इंसान था। कुछ ही दिनों में सूरज एक दुकान खोल लेता है, जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखवाता है, अक्ल की सौदा। आओ आओ भाई, अकल ले लो। अकल छोटे बड़े सभी के काम आएंगे। आइए, नई बाजार में नई दुकान। सूरज को अक्ल का सौदा करते देख लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे। अरे राजू, देखो देखो, अक्ल का सौदा हो रहा है। अरे वाह रे सूरज वाह, क्या बुद्धू बनाने का एक नया धंधा खोल लिया। पिताजी का मरे साल भी नहीं लगा और तुम अपना नाटक शुरू कर दिए। भला अक्ल भी बेचने का चीज है, और कौन लेगा तुम्हारा अक्ल? क्यों राजू? अरे हाँ भैया, ये तो अक्ल का सौदा कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे पहले इसका ही अक्ल कहीं खो गया है। अरे सूरज, क्या तुम पागल हो गए हो? भला अक्ल भी खरीदने की चीज है जो लोग तुमसे खरीदेंगे? अरे चलो भैया, हम लोग तो बेवकूफ हैं, हमारे पास अक्ल कहाँ, हमारे माता पिता हमें अक्ल दिए ही कहाँ, हम लोग तो पागल हैं। अरे सुनो सूरज, थोड़ा हमें भी बुद्धि दे दो, हम सब पागल हैं। सूरज बेचारा कुछ नहीं बोलता है। उसको लग रहा था कि शायद उसने यह कदम उठाकर कोई गलती कर दिया है, लेकिन फिर वो सोचता है, अरे नहीं नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। कोई काम शुरुआत में थोड़ा समस्या खड़ी करता ही है। मैं कुछ दिन देखता हूँ, अगर ग्रोथ मिली तो ठीक, नहीं तो आगे देखा जाएगा। इतना सूरज कहकर फिर से आवाजें लगाने लगता है। आओ भाई, अक्ल का सौदा करो। अपने धंधा में कहाँ नुकसान हो रहा है पता करो, कम पैसों में अपना जीवन सुधारो। आओ भाई आओ, बुद्धि की दुकान आपके लिए ही बना है। सूरज को लोग कितना भी भला बुरा कहे, लेकिन वो अपना काम करता ही रहा। धीरे धीरे उसके दुकान पूरे गांव में फैल गई। लोग बातें बनाने लगे।
अरे भाई, तुम्हें पता भी है सूरज एक दुकान खोली है जिसके बोर्ड पर साफ लिखा है अक्ल का सौदा। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। भला अक्ल भी कोई चीज है जो वो सौदा कर रहा है? हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ऐसा वो क्या हमें दिमाग देने वाला है जो हमारे पास नहीं है? मुझे लगता है ये पैसा कमाने का एक ढोंग है और हम जैसे भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाने का एक नया तरीका। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है, लेकिन सूरज के दुकान पर एक का दुक्का लोग ही आते हैं, और वो भी उसका मजाक उड़ाने के उद्देश्य से। सूरज काफी परेशान होता है, लेकिन उम्मीद की एक चिंगारी उसके दिल में हमेशा जल रही थी। हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। आज पूरे एक हफ्ता हो चुका है और इस एक हफ्ते में केवल और केवल 15 रुपए का ही धंधा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इस गांव वालों को मालूम जरूर पड़ेगा कि मेरा बुद्धि कितना जरूरी है इनके लिए। उसी गांव में एक बहुत ही कंजूस और मक्खी चूस पंडित अपनी मूर्ख पत्नी के साथ रहता था। पंडित पैसों वाला तो था, लेकिन एक नंबर के कंजूस था। अजी, क्यों ना आप दान दक्षिणा मांगना छोड़कर बुद्धि की खेती करते हैं? दान दक्षिणा में क्या रखा है? देख नहीं रहे, आए दिन लोग समस्या से ही परेशान हैं, और अगर हम लोग अक्ल की खेती करेंगे तो लोग हमारे पास अक्ल खरीदने आएंगे, क्योंकि हम लोग पंडित हैं और इसी का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और ढेर सारे पैसे ऐंठेंगे। अरे चुप करो भाग्यवान, भला कौन अकल खरीदेगा? क्या लोग बेवकूफ हैं जो हमारा राय विचार लेने आएंगे? आइंदा मुझसे अलबल बातें की तो देख लेना, बहुत बुरा होगा। मैं चलता हूँ दक्षिणा मांगने, तब तक तुम घर संभालो, आई बड़ी अकल की खेती करने। इतना कहकर पंडित दक्षिणा मांगने चला जाता है। तभी भाग्यवान को कुछ याद आता है। हाय राम, घर में सब्जी रात से ही खत्म है। अगर समय पर खाना नहीं बनाई तो पंडित जी मुझे फिर से डांट लगाएंगे। एक काम करती हूँ, जब तक पंडित जी दक्षिणा मांगने गए हैं तब तक मैं बाजार से कुछ सब्जी खरीद लाती हूँ। भाग्यवान बाजार निकल जाती है। बाजार के रास्ते में ही सूरज की दुकान थी। भाग्यवान जब बोर्ड पर नजर डालती है तो तंग रह जाती है। अरे बाप रे, अकल की दुकान! अभी मैंने पंडित जी से अकल की खेती करने को बोल ही रही थी और यहाँ सौदा होना भी चालू हो गया। मैंने उनसे बोली थी कि इसका डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, कुछ रुपए के अकल खरीद लेती हूँ और पंडित जी को दिखाऊंगी। शायद उन्हें पसंद आ गई तो अकल की खेती भी जल्द शुरू कर दूंगी। अरे भैया, अकल कितने रुपए किलो है? देखो बहन, मैं अक्ल तौल कर नहीं बेचता, लेकिन हाँ, अगर आप जितना के कहोगी उतना का अक्ल दे सकता हूँ। बस आप ये बताइए कि कितने पैसों का चाहिए। ठीक है भैया, आप एक काम करो, 10 रुपए की अकल दे दो। जब कम पड़ेगा तो और ले जाऊंगी। सूरज एक नई ग्राहक देखकर काफी खुश था। वह एक कागज पर कुछ लिखकर उस पंडित की पत्नी को दे देता है। भाग्यवान जल्दी से बाजार में जाती है और कुछ सब्जी खरीद लेती है। इसके पहले कि पंडित जी घर पहुँचे, भाग्यवान जल्दी से घर पहुँच जाती है। थोड़ी ही देर में पंडित जी पधारते हैं। अरे पंडित जी आइए, मैं आप ही का प्रतीक्षा कर रही थी। ये देखो, मैं एक दुकान से अक्ल खरीद कर लाई हूँ। इसको देखो और बताओ कि कैसा है। मैंने आपको अक्ल की खेती करने को बोली ही थी और लोग उसे बेचना भी शुरू कर दिए। अब तो आपको पता चल ही गया कि मार्केट में इसका कितना डिमांड है। पंडित अपनी पत्नी की बात से अचंभव होता है कि भला अक्ल भी खरीदने की चीज है। लेकिन फिर जैसे ही वह कागज के पन्नों पर अपनी नजर डालता है तो बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि उस पर लिखा था, जब दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हो तो खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए, बल्कि उनका झगड़ा सुलझाना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य की पहचान है। अरे भाग्यवान, ये बात कौन नहीं जानता कि झगड़ा खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए, उसको छुड़ाना चाहिए। लेकिन तुम मूर्ख की मूर्ख ही रहोगी। फालतू में तुम मेरा 10 रुपए बर्बाद कर दी। पंडित बहुत ही गुस्सा होता है और गुस्से में फिर से वह कागज के टुकड़े को लेकर बाजार निकल जाता है। अरे ओ अकल का सौदा करने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को बेवकूफ बनाने की? ये अपना कागज का टुकड़ा पकड़ और लौटा मेरे 10 रुपए, वरना मैं बवाल मचा दूंगा कि तुमने मेरी पत्नी को ठगा है।
भला कौन नहीं जानता है कि दो लोगों में झगड़ा हो रहा हो तो खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए, उसे छुड़ाना चाहिए। और ये बुद्धि तुमने मेरी पत्नी को देकर पैसे ठगे। अरे पंडित जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला 10 रुपए के लिए कोई ऐसा करता है क्या? और मैंने कोई गलत ज्ञान थोड़ी ना दिया हूँ, जैसा पैसा वैसा ज्ञान दिया हूँ। और अगर आपको पैसा चाहिए तो आज से आपको ये वादा करना होगा कि जो मैंने आपकी पत्नी को 10 रुपए में ज्ञान दिया है वो इसको नहीं मानेगी और दो लोगों में झगड़ा हो रहा को नहीं छुड़ाएगी। क्योंकि ये अक्ल मैंने ही दिया है, इसलिए आपको एक पेपर पर लिख कर देना होगा। बोलिए। धीरे धीरे लोग वहाँ जुट जाते हैं और सूरज की बात से सभी लोग सहमत होते हैं। अरे हाँ पंडित जी, सूरज ठीक कह रहा है, उसने ही ये अकल दिया है। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपकी पत्नी को झगड़ा छुड़ाने का कोई हक नहीं। अगर आपकी पत्नी ने झगड़ा छुड़ाने की कोशिश की तो सूरज के साथ नाइंसाफी होगा और आपका फायदा होगा, क्योंकि पैसे भी आप लेंगे और साथ में बुद्धि भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आप फैसला कीजिए कि पैसा चाहिए या बुद्धि। सभी गांव के लोग सूरज के साथ हो जाते हैं और कंजूस पंडित को मजबूरन एक फैसला लेना पड़ता है। देखो गांव वालों, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे, लेकिन कोई बात नहीं, इस गांव में ऐसा कोई नहीं जो मेरा पैसा पचाए। ठीक है सूरज, मैं लिख कर तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, ये वादा करता हूँ कि मेरी पत्नी कभी दो लोगों को झगड़ते हुए देखेगी तो उसे नहीं छुड़ाएगी। चलो अब लाओ मेरे पैसे, बड़े आए ज्ञान देने वाले। सुन लो गांव वालों, पंडित जी आप सभी के सामने वादा किए हैं, अगर ये वादा से मुकरे तो आपको मेरा साथ देना होगा। सारे लोग सूरज के बातों में हामी भरते हैं और सूरज पंडित को 10 रुपए दे देता है। अगर सूरज मेरे पैसे ना देता तो आज मैं भी अपना दूसरा रूप दिखा ही देता। भला ऐसा हो सकता है कि मेरा पैसा कोई पचा सके? ऐसे ही मेरा नाम मक्खी चूस पंडित नहीं पड़ा। पंडित घर पहुंच जाता है। अरे सुनो भाग्यवान, देखो मैंने अपना पैसा मांग लाया, और हाँ, आज से तुम बाजार नहीं जाओगी। तुम मूर्ख तो हो ही, और इसी मूर्खता के कारण मेरे सारे पैसे पानी की तरह बहा दोगी। इसलिए आज से तुम घर ही रहोगी। और हाँ, अगर मान लो कभी घर से बाहर निकलोगी तो मेरी एक बात को गांठ बांध लो, कभी दो व्यक्ति में झगड़ा होते देखी तो रुकना मत, चुपचाप घर लौटाना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। समय बीत जाती है और एक दिन एक ठेले वाले के पास एक ग्राहक आता है। अरे भैया, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, और हाँ, थोड़ा सस्ता दाम लगाना। तभी वहाँ एक और ग्राहक आ जाता है और ठेले वाले से कहने लगता है, अरे ओ ठेले वाले, मुझे जल्दी से 1 किलो टमाटर दे दे, क्योंकि मेरे बाजू में जो खड़ा है मैं इसकी शकल देखना नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा जल्दी कर। अरे किसको सुना रहा है रे? तुम्हें दिखाई नहीं देता? पहले मैंने टमाटर का ऑर्डर दिया है, इसलिए तुमसे पहले मुझे मिलेगा। सुनो भैया, पहले मुझे दो। देखो भाई लोग, आपस में झगड़ा मत करो, मेरे पास 1 किलो ही टमाटर बचा है, अब मैं किसको दूं? लो 50 रुपए, और पहले मुझे दो, क्योंकि इससे पहले मैंने पैसा दिया है। पैसा देने से क्या होगा? तुमसे पहले मैं आया हूं और मैं ही टमाटर लूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे, आज सारे दिन का दुश्मनी निकाल ही लेता हूँ। दोनों लोग ठेले के पास लड़ने लगते हैं। ठेले वाला बेचारा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पंडित की पत्नी भाग्यवान आ जाती है। पंडित ने उसे मना किया था कि झगड़ा होते नहीं देखना, लेकिन भाग्यवान मूर्ख थी। वो खड़े होकर मजे से झगड़ा का आनंद लेने लगती है। अरे ओ पंडितायन, आप इस झगड़ा के गवाह हैं। कैसे ये बीच में आकर मुझसे बहस कर रहा था, और देखो कितनी बुरी तरीके से मारा भी है। इसलिए मैं जब मुखिया जी से शिकायत करूंगा, आपको मेरा साथ देना होगा, वरना आपको पता है मैं क्या करूंगा। नहीं पंडिताइन, आपको इसका साथ नहीं बल्कि मेरा साथ देना होगा, क्योंकि गलती इसने किया है। इसी ने बीच में आकर टमाटर खरीदने की बात कर रहा था, जबकि मैं इससे पहले टमाटर का ऑर्डर दिया था। इसलिए आपको मेरा साथ देना है। समझ लीजिए कि ये मेरा हुक्म है, वरना। ये बात अब गांव के मुखिया के पास चला जाता है। मुखिया पंडित के घर 2 लोगों को भेजता है। सुनिए पंडित जी, आपकी पत्नी झगड़ा होते देखी है, और अब इस झगड़े का गवाह वो बन चुकी है। इसलिए मुखिया जी का ये आदेश है कि पंचायत भवन में कल सुबह 9 बजे हाजिर होने का। समय से पहुंच जाइएगा, वरना मुखिया जी गुस्सा हो जाएंगे। पंचायत के फैसलों से पंडित पूरा डर जाता है।
वह अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। लेकिन अब वह कर भी क्या सकता है। बेचारा मजबूरन सूरज से ही सलाह लेना ठीक समझता है और दोनों पति पत्नी सूरज के दुकान पर चले जाते हैं। पंडित सूरज को सारी बात बता देता है। सूरज बहुत खुश था क्योंकि आखिर पंडित को उसकी जरूरत पर ही गई। ठीक है पंडित जी, मैं इसका उपाय बता तो दूंगा, लेकिन हाँ, इसके बदले पूरे 100 रुपए लूंगा। ठीक है सूरज, मुझे ये सौदा मंजूर है। बस तुम मेरी पत्नी को इस जाल से बचा लो। ये लो तुम अपने 100 रुपए और इससे बचने का एक सही उपाय बताओ। देखिए पंडिताइन, जब कल आप पंचायत भवन में जाएंगे तो मुखिया जी आपसे कुछ भी पूछे, आप उनका जवाब ऐसे देना जैसे मानो कोई पागल दे रहा हो। कुछ भी अनाप शनाप जवाब दे देना, फिर वो आपको पागल समझकर छोड़ देंगे। फिर आप सही सलामत घर चले आएंगे और कोई शिकायत भी नहीं होगी। ठीक है सूरज, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने बताया है। अगली सुबह होते ही भाग्यवान को पंचायत भवन में बुलाया जाता है। वहाँ पर दोनों लोग मौजूद होते हैं जो उस दिन झगड़ा किए थे। देखिए पंडित की पत्नी, मैं आपको यहाँ बुलाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं एक मुखिया हूँ और समाज की सेवा करना मेरा धर्म है। इसलिए आप साफ साफ ये बताइए कि उस दिन आपने क्या देखा। इन दोनों में से किन की गलती थी जिसके कारण झगड़ा हुआ? ये कैसी सवाल कर रहे हैं मुखिया जी। अगर आपको पता नहीं कि किन की गलती थी तो आप इनमें एक बार और झगड़ा करा दीजिए, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि किन की गलती थी। लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन इनकी गलती नहीं थी, शायद वो लाल टमाटर की गलती थी। कैसे बेचारी वहीं ठेले पर पड़ी रही, आज तक उसे कोई ग्राहक नहीं खरीदा। हे भगवान, ये औरत तो पागल लग रही है। ये क्या गवाही देगी? वो तो अच्छा हुआ कि ये औरत इन दोनों में से किसी को दोषी नहीं ठहराई, वरना खामोखा मैं इनको दोषी मान लेता। सुनो, अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। मुखिया पंडित की पत्नी को छोड़ देता है। भाग्यवान खुशी खुशी घर चली आती है और पंडित जी से कहती है, देखा जी, मैंने कैसे झगड़ा का आनंद भी ले ली और बिना किसी झंझट के बच भी गई। अरे हाँ भाग्यवान, तुम बच तो गई, लेकिन मुझे फिर एक नई चिंता सताने लगी है। अगर किसी दिन मुखिया को ये मालूम पड़ गई कि तुम पागल नहीं बल्कि पागल होने का नाटक की थी, तो मुखिया हमें नहीं छोड़ेगा और झूठ बोलने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा देगा। अरे हाँ जी, आप ठीक बोल रहे हैं, मैं इसके बारे में तो सोची ही नहीं। एक काम करते हैं, फिर से उस अक्ल के सौदागर से इसके बारे में बातें करते हैं। मुझे यकीन है इस समस्या का समाधान भी वो जरूर निकाल लेगा। दोनों लोग फिर से अक्ल के सौदागर के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। ठीक है पंडित जी, इस समस्या का हल भी आपको बता देंगे, लेकिन वो क्या है ना कि मेरा धंधा अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए तरीका अच्छा बताऊंगा तो पैसा भी अच्छा लूंगा। बस ज्यादा नहीं, 200 रुपए लूंगा और इस मुश्किल से आपकी पत्नी को निकाल दूंगा। अब अपनी राय बताइए पंडित जी। 200 रुपए का नाम सुनकर पंडित का कलेजा फट जाता है, क्योंकि वह कंजूसी के मामले में नंबर 1 था। लेकिन बेचारा क्या करे, मुखिया के प्रकोप से बचना जो था उसका दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी पत्नी के कारण मजबूर था। देख लो भाग्यवान, आज तुम्हारी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे पैसे मांगे, लेकिन तुम्हारी मूर्खता के कारण आज पैसे पानी की तरह बहा रहा हूँ। ठीक है अकल वाले, ये लो 200 रुपए और इसका सही उपाय बताओ जिससे आगे कभी परेशानी ना हो। ठीक है पंडित जी, सुनिए जजमान, किसी दिन मौका देखकर मुखिया जी को सारी सच्चाई बात बता देना कि आप उनसे झूठ क्यों बोली थी। फिर देखना आप इस समस्या से जल्द छुटकारा पा लेंगे और कभी कोई समस्या नहीं होगी। चलो भाग्यवान, और किसी दिन मुखिया को सारी बात बता देना। और हाँ, आज के बाद कोई काम बिना मुझसे पूछे की तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फालतू में पैसा इतना खर्च हो गया। अगले दिन ही पंडित की पत्नी मुखिया जी के पास जाकर सारी सच्चाई बताने लगती है। देखिए मुखिया जी, अगर उस दिन पागल होने का नाटक ना की होती तो आपका बहुत बड़ा घाटा हो जाता। अगर मान लीजिए मैं दोनों में से किसी एक को दोषी कहती तो आप दंड भी उसी को देते जिसको मैंने दोषी ठहराया।
और अगर ऐसा होता तो वो दोषी आदमी आपको कभी वोट नहीं देता, क्योंकि आपने उनको दंड दिया। इसलिए मैं पागल होने का नाटक की, और देखिए आज दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। पंडिताइन की बात सुनकर मुखिया अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और कहता है, अरे वाह पंडिताइन, आज तुमने तो वाकई में मुझे खुश कर दिया। अगर तुमने उस दिन सच बोली होती तो उन दोनों में से एक को सजा भोगनी पड़ती और उसके बाद सच में मुझे वोट मांगने में दिक्कत होती। लेकिन तुमने दिमाग लगाया और पागल होने का नाटक की। सच में मैं बहुत खुश हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। पंडित की पत्नी ने सूरज के बारे में भी सारी बात बता देती है कि उसने जो भी की सूरज के कहने पर की। सूरज ने ही यह अक्ल उससे बेचा है। अरे वाह, ये तो और भी बढ़िया है। अब मैं इस अक्ल के सौदागर से मिलना चाहूंगा और मैं भी अक्ल खरीदना चाहूंगा। उसके अगले दिन ही सूरज को पंचायत भवन में बुलाया जाता है। सूरज काफी डर रहा था, क्योंकि अचानक उसे मुखिया जी क्यों बुलाए हैं, यही सोच रहा था। अरे ओ सूरज, मैंने तुम्हारी काफी चर्चा सुनी है। तुम लोगों से अक्ल का सौदा करते हो और तुम काफी तेज और बुद्धिमान इंसान हो, तो क्या तुम मुझसे भी अक्ल का सौदा करोगे? अरे वाह मुखिया जी, ये बात कहकर आपने मुझे एक संकट से निकाल दिया। मैं यही सोच रहा था कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ अक्ल का सौदा करूंगा। लेकिन हाँ मुखिया जी, मैं इसके बदले पूरे 10,000 रुपए लूंगा। ठीक है सूरज, ये लो, तुम अपने 10,000 रुपए और मुझे भी अपनी अक्ल दो, ताकि मैं भी समाज के लिए कुछ कर सकूं। सूरज पैसे लेकर एक कागज के पन्नों पर कुछ शब्द लिखता है और मुखिया जी को दे देता है। मुखिया जी जब उस कागज पर लिखे शब्द को पढ़ते हैं तो आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि उस पर लिखा था कि कोई काम बिना सोचे समझे और जांच पड़ताल के बिना नहीं करना चाहिए। अरे वाह सूरज, ये बात तो तुमने बहुत अच्छी बताई। आज के बाद मैं कभी बिना जांच पड़ताल के कोई काम नहीं करूंगा। अब तुम जा सकते हो। आगे जरूरत पड़ी ही तो फिर से तुमसे अकल खरीदूंगा। सूरज पैसे लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है। अब मुखिया उस पत्र को अपने रूम के दीवार पे चिपका देता है और हमेशा उसे देखता रहता है। काफी समय बीत जाती है और एक दिन अचानक मुखिया को बहुत जोर की तबीयत खराब हो जाती है। मुखिया अपने पलंग से भी उठ नहीं पाता है। तभी उसके 2 नौकर काफी दिनों से उन्हें मारने का प्लान बना रहे थे। आज मौका देखकर दोनों आपस में बातें करते हैं। अरे सुनो दिलीप, आज ये सही मौका है। अगर मुखिया को दवा में जहर मिलाकर दे दिया जाए तो उसका सारा धन हमारा हो सकता है। इसमें तुम्हारा क्या राय है? हाँ जय, मुझे भी लगता है कि रोज रोज उसके तलवे चाटने से अच्छा है एक दिन कष्ट करके उसको इस दुनिया से ही विदा कर दिया जाए और हम दोनों आपस में सारे धन का बंटवारा कर लिया जाए। मैं तैयार हूँ, बस तुम बताओ कब मारना है उसे। एक दिन अच्छा समय देखकर दोनों दवा में जहर मिला देते हैं और मुखिया को खाने को दे देते हैं। मुखिया दवा लेकर एक गहरी सोच में डूब जाता है। तभी उसे दीवार पर सटे सूरज का दिया हुआ पत्र दिखाई देता है। उस पर साफ साफ लिखा होता है, बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। अरे, सूरज ने तो बताया था कि कोई भी कदम उठाने से पहले उसका अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। कहीं इस दवा में कुछ मिलाया हुआ तो नहीं है? मुखिया बहुत गौर से उस दवा को निहारने लगता है और दिलीप को भी सक्की नजरों से देखने लगता है। तभी दिलीप घबरा जाता है और अपनी गलती स्वीकार करने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। इस दवा में अजय के कहने पर जहर मिलाया। वो आपको मारकर आपकी जायदाद हथियाना चाहता था और मैं भी उसके दी हुई लालच में आ गया और सही गलत का पहचान ही नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। क्या इसमें तुम लोग जहर मिलाए हो? हे भगवान, आज तो मरते मरते बच गया। सुनो दिलीप, आज के बाद से इस गांव में कहीं भी दिखे तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम ही जानोगे। तुम्हें जीने का एक मौका देता हूं, क्योंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार की। बाकी उस अजय को तो नहीं छोड़ूंगा। दिलीप वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। मुखिया अजय को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, देखो अजय, मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। देखो, पूरा फर्स्ट क्लास। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों
तुम बीमार लग रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये दवा तुम पी लो, क्योंकि इसे तुम ही ने बनाया है। अगर तुम इसको पियोगे तो तुम अमीर हो जाओगे। ये लो, इसे पी लो। मुखिया के ऐसा कहते ही अजय समझ जाता है कि मुखिया को इसके बारे में मालूम पड़ गया है और दिलीप भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अजय अब चारों तरफ से फंस चुका था। वह अपनी गलती स्वीकार करने लगता है। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं क्यों मैं ये भूल चुका था कि आप ही मेरे अन्नदाता हैं और आप ही के साथ गद्दारी कर रहा हूं। लेकिन आप मुझे एक मौका दीजिए। आज के बाद से ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। अरे चुप करो अजय, ये गलती नहीं बल्कि पाप है, पाप। और मैं ये जान चुका हूं तुम आस्तीन के सांप हो, और सांप को दूध पिलाने का मतलब है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसलिए मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूंगा। अरे सुनो श्यामलाल, इस गद्दार को बीच चौराहे पे डंडा से मारो और जब तक इसकी हड्डी पसली एक न हो जाए तब तक मारते रहो। मुखिया अजय को दर्दनाक सजा दे देता है और उसके अगले दिन ही सूरज को बुलाया जाता है और उसके दी हुई शिक्षा को सम्मान दिया जाता है। सूरज, आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम हमारे गांव में हो। आज मैं मरते मरते बचा हूं। अगर तुम अपनी अक्ल मुझसे ना बेची होती तो शायद मैं आज इस दुनिया में ना होता। अब से तुम मेरे यहाँ खास आदमी बनकर रहोगे और तुम्हारा हर सपना मैं पूरा करूंगा। इस तरह सूरज अपनी बुद्धि के कारण मुखिया का दिल जीत लिया और उसकी गरीबी एक चुटकी में मिट गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिली कि अगर कोई भी इंसान अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे तो आने वाली हर मुश्किल का सामना वह एक चुटकी में सुलझा सकता है। धन्यवाद।